नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम के परिवहन वाले भाग से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, बायोलॉजी के पहले चैप्टर जय प्रक्रम के परिवहन वाले भाग से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने टोटल 50 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है, जो आप लोगों के होने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण किसके कारण होता है। आप सभी को बताना है कि पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण अर्थात संचरण का मतलब होता है गति। ठीक है, पौधों में जल का ऊपर की ओर गति किसके कारण होता है, यही आप सभी को बताना है। आपके ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, श्वसन के द्वारा या पुष्पन के द्वारा। आप सभी को बताना है दोस्तों कि पेड़ पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण किसके कारण होता है, अर्थात गति किसके कारण होता है। तो आप लोगों का पहला का सही ऑप्शन क्या होगा, पहला का सही ऑप्शन आप लोग फटाफट बताएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। मिट्टी के रिक्त स्थानों में जल उपस्थित रहता है, मिट्टी में जल का संचय रहता है और उसी जल को कौन अवशोषित करते हैं, उसी जल को पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पेड़ बनाया और ये हो गया पेड़ के जड़। ठीक है, पेड़ के जड़ में बहुत सारे रोम उपस्थित रहते हैं। ठीक है, पेड़ के जड़ों में लाखों रोम उपस्थित रहते हैं और यह रोम कैसे होते हैं, यह जो रोम होते हैं वो काफ़ी पतले पतले होते हैं। जितना पतला हमारा बाल होता है उतना ही पतला पतला रोम भी होता है। किनका, तो पेड़ पौधों का। ठीक है दोस्तों, जो आप पेड़ पौधों की जड़ें देख रहे हैं, इन जड़ों में पतले पतले रोम होते हैं और इनका जो अंतिम बिंदु होता है वो कहलाता है मूल टोप। क्या कहलाता है, मूल टोप कहलाता है। इनका जो अंतिम छोर होता है, जो अंतिम बिंदु होता है, जड़ों का जो अंतिम छोर होता है, जो अंतिम बिंदु होता है, उसे ही मूल टोप कहा जाता है। बताया समझ में। तो दोस्तों, ये जड़ें मिट्टी के अंदर उपस्थित रहती हैं और मिट्टी के रिक्त स्थानों में जल होता है। तो दोस्तों, ये जल क्या करते हैं, ये जल मूल टोप में प्रवेश कर जाते हैं। मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल पेड़ पौधों के मूल टोप के द्वारा या फिर पेड़ पौधों के जड़ों में उपस्थित मूल रोमों के द्वारा पेड़ पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं अर्थात खींचते हैं। तो दोस्तों, ये खिंचाव किसके कारण होता है, ये जो खिंचाव है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा ही जल अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवेश करता है अर्थात जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि मिट्टी में उपस्थित जल में खनिज लवण होते हैं। मिट्टी में उपस्थित जल में जब खनिज लवण होते हैं तो उसकी सांद्रता काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन जो पेड़ पौधों के जड़ें होते हैं उनमें दोस्तों सांद्रता बहुत ही कम होती है। सांद्रता कम होने के कारण जो जल होता है वो क्या करता है कि अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आगे बढ़ता है, स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही। ऐसा नहीं कि कोई जड़ के पास जल को पहुंचाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोमेटिक ही जल क्या करते हैं, ऑटोमेटिक ही मिट्टी के रिक्त स्थान में उपस्थित जल पेड़ पौधों के मूल रोम या फिर मूल टोप में प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश कर जाएंगे ना, तो दोस्तों ये कोशिकाओं से होते हुए, जल कोशिकाओं से होते हुए
पेड़ पौधों के जाइलम ऊतक में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जाइलम ऊतक होता है वो क्या करता है कि पेड़ पौधों के सभी भागों में जल को पहुंचाने का काम करता है। पेड़ पौधों के सभी भागों में जल पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप लोग नोटिस करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिट्टी से जल का अवशोषण हो गया, मिट्टी से जल अवशोषित होकर पेड़ पौधों के अंदर प्रवेश कर गया, उसके शरीर में घुस गया। अब ये जो जल है वो आखिर ऊपर कैसे पहुँचते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियां ऊपर है, पेड़ पौधों की शाखाएं ऊपर है, पेड़ पौधों की जो तना है, तना, ये जो आप तना देख रहे हैं ये भी ऊपर ही है। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि पेड़ पौधों के तनों में, पेड़ पौधों की शाखाओं में, पेड़ पौधों की पत्तियों में, पेड़ पौधों के फूलों में या फिर फलों में जल कैसे पहुँचता है? नीचे से जल कैसे पहुँचता है? क्योंकि मिट्टी की जो है, मिट्टी एक धरती है, यानी कि जो धरती है वो क्या करता है? वो दोस्तों वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। अगर जल की बूंदें ऊपर बढ़ने का भी प्रयास करेंगी तो जो धरती होगा वो क्या करेगा? उसे अपनी ओर खींच लेगा। आप किसी भी वस्तु को यदि नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अर्थात तो वह वस्तु ऊपर जाने के बजाय पुनः से नीचे आ जाएगा। तो फिर जल में घुसे हुए, जो जल में नहीं, पेड़ पौधों के अंदर प्रवेश से हुए जो जल की बूंदें हैं वो आखिर कैसे पेड़ पौधों के पत्तियों तक पहुंचते हैं? आप जानते होंगे कि दोस्तों पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए जल का उपयोग करते हैं। और यह जल कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों यह जल मिट्टी से मिलता है, मिट्टी से ही पेड़ पौधों को जल की प्राप्ति होती है। तो जल को कहाँ पहुँचना होगा? जल को प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के संपादन के लिए पहुँचना होगा पत्तियों में। तो उसके लिए उसको चढ़ाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चढ़ाई करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर इसे चढ़ना होगा, तब जाकर यह पत्तियों तक या फिर शाखाओं तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों समझना, ये जो बाबू संचरण होता है ऊपर की ओर, प्रश्न यही ना है, पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण किसके कारण होता है? अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि जाइलम ऊतक के द्वारा संचरण होता है। जाइलम ऊतक की सहायता से जो जल की बूंदें होती हैं वो क्या करती हैं कि पेड़ पौधों के सभी भागों में प्रवेश करती हैं। दोस्तों जाइलम ऊतक एक पाइप की तरह होता है, एक नली की तरह होता है, एक नालिका की तरह होता है। बिल्कुल भी दोस्तों वो जल को उठाने का काम नहीं करता। अगर आप पाइप को खड़ा कर दोगे, पाइप को अगर आप ऊर्ध्वाधर रूप में खड़ा कर दीजिएगा, लंबवत रूप में खड़ा कर दीजिएगा, और पाइप में जब आप पानी को भर दीजिएगा, मानकर चलते हैं पानी यहाँ तक है, पानी यहाँ तक है, इस पानी को ऊपर पहुँचाना है, तो क्या आप बिना मोटर के पानी को ऊपर पहुँचा दीजिएगा? बताइए। आप लोग एक ताला से 2 ताला तक पानी को कैसे पहुँचाते हैं? मोटर की सहायता से। जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तभी जाकर पानी नीचे से ऊपर की ओर पहुँचता है। तो पेड़ पौधों में तो बिल्कुल भी मोटर नहीं लगा। तो फिर जाइलम ऊतक में, अर्थात जाइलम ऊतक की एक तरह का पाइप होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता चुका है। अब पाइप में जब जल होगा तो वो बिल्कुल भी दोस्तों नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकता, ठीक है। जो जाइलम ऊतक होगा वो केवल एक रास्ता प्रदान करेगा, एक मार्ग प्रदान करेगा, ना कि जल को ऊपर उठाने का काम करेगा। तो दोस्तों बिना मोटर के जो पेड़ पौधों के अंदर जल होते हैं वो कैसे पेड़ पौधों के ऊपरी भागों में पहुंचते हैं? बात यहाँ पर ये है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर कहना कि बाष्पोत्सर्जन के कारण, बाष्पोत्सर्जन के कारण ही जल की बूंदें पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचते हैं, अर्थात ऊपरी छोर तक पहुंचते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो होती है पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा। पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा दोस्तों आप लोग ऐसे समझना, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर पेड़ बनाया, ठीक है, और यहाँ पर है पत्ती। तो दोस्तों पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, अर्थात पानी उत्सर्जित होता है। पानी वर्ज्य पदार्थ के रूप में पेड़ पौधों के रंध्रों से, पेड़ पौधों के पत्तियों के रंध्रों से, ऑस्टोमेटा से बाहर निकलता है। तो दोस्तों इसका खिंचाव किस पर निर्भर करता है? इसका जो खिंचाव है वो तापमान पर निर्भर करता है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के तापमान के कारण जो पत्तियों में उपस्थित जल की बूंदें होती हैं वो
वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। अर्थात वायुमंडल के द्वारा और तेज तापमान के द्वारा जल की बूंदों को खींच लिया जाता है। ठीक है, वायुमंडल और तेज तापमान के द्वारा पेड़ पौधों के पत्तियों से जल को खींच लिया जाता है। तो एक बूंद देखिए, यहाँ से एक बूंद चला आएगा कहाँ पर, तो वायुमंडल में, और फिर ये जो बूंद होगा, ये बूंद ये क्या करेगा, अपने पिछले वाले बूंद को खींचेगा। फिर ये बूंद क्या करेगा, अपने पिछले वाले बूंद को खींचेगा। फिर ये बूंद क्या करेगा, अपने पिछले वाले बूंद को खींचेगा। फिर ये बूंद क्या करेगा, अपने पिछले वाले बूंद को खींचेगा। फिर ये बूंद क्या करेगा कि अपने पिछले वाले बूंद को खींचेगा। फिर ये बूंद अपने पिछले वाले, फिर अपने पिछले वाले, फिर अपने पिछले वाले। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे के जो जल होते हैं ना, जितने भी जड़ में उपस्थित पेड़ पौधों के जड़ों में उपस्थित पेड़ पौधों के जड़ों में संचित जो जल की बूंदें होती हैं, वो एक करके ऊपर की ओर खींचती चली जाती है। किसके द्वारा, तो बाष्पोत्सर्जन के द्वारा। बल कहाँ से लग रहा है, तो बल लग रहा है दोस्तों यहाँ पर, देखिए पत्तियों पर बल लग रहा है। किसके द्वारा, तो दोस्तों तापमान के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा। वायुमंडल के द्वारा, तापमान के द्वारा जब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण ही जो जल की बूंदें होती हैं वो एक करके ऊपर की ओर उठती चली जाती हैं, और इस प्रकार जल पेड़ पौधों के सभी भागों में वितरित हो जाता है, सभी भागों में चला जाता है। देखिए पत्ती केवल इधर नहीं है, बल्कि पत्ती पेड़ पौधों के सभी दोस्तों ऊपरी भागों में है। पेड़ पौधों के सभी ऊपरी भागों में पत्तियां उपस्थित रहती हैं। तो पत्तियों के कारण ही जो जल होता है पेड़ पौधों के सभी शाखाओं में भी पहुंच जाता है, और सभी पत्तियों में भी पहुंच जाता है, और पेड़ पौधों के जो भी भाग है जहां पर जल नहीं पहुंचा है वहां पर भी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, मैंने आप लोगों को गहराई से इसलिए बताया ताकि आप लोग बिल्कुल भी एग्जाम में गलती ना कर सके, आप लोगों को बिल्कुल भी सस्पेंशन ना हो सके कि पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण आखिर किसके कारण होता है। तो मैंने आप लोगों को बता चुका कि बाष्पोत्सर्जन के कारण ही मिट्टी के द्वारा और मिट्टी से जल का, जब देखिए जब पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, तो इस जल का बाबू अवशोषण जब पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा हो जाता है, तो ये जल पेड़ पौधों के सभी भागों में बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों के सभी भागों में वितरित होते हैं। आप लोग याद रखेंगे कैसे होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन के कारण ही एक जल के बूंद दूसरे जल के बूंद को क्या करता है, खींचता है। ठीक है, चलिए अब हम ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है जाइलम का मुख्य कार्य क्या है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया जाइलम का मुख्य कार्य है पेड़ पौधों के सभी भागों में जल को पहुंचाना, जल को उठाना ना, जल को पहुंचाना, जल को वितरित करना, जल को क्या करना, जल को बाबू सभी भागों में पहुंचाना। ठीक है, पेड़ पौधों के सभी अंगों में, सभी भागों में, जितने भी दोस्तों पेड़ पौधों के भाग है उन सभी भागों तक जल को पहुंचाना किसका काम है, तो जाइलम का। दोस्तों जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी भागों में जो सीरा और जो धमनी फैले होते हैं, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पेड़ पौधों के सभी भागों में जाइलम ऊतक फैले होते हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर के सभी अंगों में, सभी भागों में सिराएं और धमनियां फैली होती है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पेड़ पौधों के संपूर्ण अंगों में, संपूर्ण भागों में ही जाइलम और फ्लोएम ऊतक फैले होते हैं। जाइलम दोस्तों जल को पहुंचाने का काम करता है, जल में उपस्थित खनिज लवण और जल को पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक ना, तो सही आंसर क्या होगा, जल और खनिज लवण का परिवहन। आप सभी याद रखेंगे जल में ही खनिज लवण होते हैं, क्योंकि मिट्टी में जो जल होता है उस जल में खनिज लवण भी उपस्थित रहता है। यह खनिज लवण कहाँ से मिलता है जल को, यह खनिज लवण मिट्टी के द्वारा मिलता है। मिट्टी में दोस्तों बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो यही पोषक तत्व जल में चले जाते हैं, और इस प्रकार से जल खनिज लवण का एक मिश्रण बन जाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। बताया समझ में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर में दोस्तों, फ्लोएम किसका परिवहन करता है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया फ्लोएम
फूड यानी कि भोजन का स्थानांतरण करता है, भोजन का परिवहन करता है। बाबू आप जानते होंगे कि पेड़ पौधों के पत्तियों में ही केवल भोजन बनाया जाता है, पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है और यह भोजन पेड़ पौधों के पत्तियों में ही संचित रहता है। अब भाई भोजन की आवश्यकता तो पेड़ पौधों के सभी भागों को है, भोजन की आवश्यकता पेड़ पौधों के सभी भागों को है, क्योंकि पेड़ पौधों के सभी भागों में ही श्वसन की क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि श्वसन की क्रिया केवल पेड़ पौधों के पत्तियों में ही होती है, पेड़ पौधों के संपूर्ण भागों में सभी भागों में ही श्वसन की क्रिया होती है। केवल और केवल दोस्तों पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कोई पूछे आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के सभी भागों में होती है, तो आप बताना नहीं, केवल पेड़ पौधों के पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संपादन होता है, लेकिन श्वसन क्रिया का संपादन पेड़ पौधों के सभी भागों में ही होता है। तो श्वसन क्रिया के लिए दोस्तों क्या चाहिए? श्वसन क्रिया के लिए भोजन चाहिए। बिना भोजन के बिल्कुल भी श्वसन क्रिया का संपादन नहीं होगा। बात है समझ में? तो दोस्तों जो फ्लोएम ऊतक होता है वो क्या करता है कि पेड़ पौधों के पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है, पेड़ पौधों के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। किस रूप में? तो शर्करा के रूप में। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तब जाकर वो शर्करा के रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन बनाती है तो वो बाबू ग्लूकोज ही बनाती है। ठीक है, वो एक तरीके से द्रव्य पदार्थ के रूप में ही बनाती है। ठीक है, उनमें पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनमें पाचन की क्रिया नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर में पाचन की क्रिया होती है। हमारे शरीर में जब भोजन का पाचन होता है तभी जाकर भोजन का सरल रूप ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन पेड़ पौधों की पत्तियां जब भोजन बनाती है तो भोजन बनाने के बाद उन्हें दोस्तों डायरेक्ट सरल रूप मिल जाता है। पेड़ पौधों के पत्तियों को डायरेक्ट ही सरल रूप मिल जाता है। किसका? तो भोजन का। किस रूप में? तो ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, और यही ग्लूकोज फ्लोएम ऊतक के द्वारा पेड़ पौधों के सभी भागों में, सभी अंगों में, सभी दोस्तों ऑर्गन्स में पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना सारा चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ? अगला प्रश्न है 4 नंबर में, जाइलम का जीवित भाग कौन सा है? जाइलम का जीवित भाग दोस्तों आप जानते हैं कि जब जाइलम लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, काष्ठमय के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उस समय जाइलम के बीच का जो भाग होता है वो खाली हो जाता है, क्योंकि जाइलम के मध्य में जो केंद्रक होते हैं और जो कोशिका द्रव्य होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। पहले दोस्तों केंद्रक नष्ट होता है, उसके बाद कोशिका के कोशिकांग नष्ट होते हैं और धीरे धीरे कोशिका द्रव्य भी नष्ट हो जाता है और बीच में जाइलम का खाली स्थान बच जाता है, जो जल के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। मार्ग दोस्तों वह एक तरीके से देता है, किसके लिए? तो जल के परिवहन के लिए। ठीक ना? देखिए आपसे कहा गया है जाइलम का जीवित भाग कौन सा है। अगर भैया जाइलम का कोई भाग जीवित होगा तो उसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक होगा ही होगा। बताया समझ में? तो दोस्तों 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जाइलम पैरेन्काइमा। जो नया नया जाइलम होता है ना, जो नया नया जाइलम होता है उसी को कहा जाता है पैरेन्काइमा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब नया नया पत्ती निकलता है, नया नया सिरा निकलता है तो आप देखे होंगे वो हरा कलर का रहता है। जब आप पौधों में देखिएगा, छोटे छोटे पौधों में देखिएगा या पेड़ में देखिएगा, पेड़ तो काफ़ी दूर की बात है, पेड़ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं अगर आप देखोगे उसमें अगर नई पत्तियाँ निकलती हैं, नई पत्तियाँ अगर दोस्तों निकलती है किसके साथ? तो तना के साथ। ठीक है, तना सिरा के साथ जब निकलती हैं तो आप देखते होंगे सिरा कैसा रहता है? तो पतला रहता है और हरा कलर का रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यही हरा कलर वाला सिरा बदल जाता है किस रूप में? तो लकड़ी के रूप में, यानी कि भूरा रूप में बदल जाता है और इसका ऊपर का जो त्वचा होता है वो काफ़ी सख्त हो जाता है। तो दोस्तों जब मुलायम और हरियर परत वाला यानी कि हरा परत वाला सिरा, हरा परत वाला तना जब
काष्ठ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसको निर्जीव जाइलम बोलेंगे, क्योंकि उसमें जो कोशिका हैं और जो केंद्रक हैं वो मर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नया नया जो जाइलम होता है ना, नया नया जाइलम, उसी को जाइलम पैरेन्काइमा कहा जाता है। तो जाइलम का यही भाग क्या होता है, जीवित होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 5 नंबर सवाल है, पौधों में जल का ऊपर की ओर खिंचाव किस बल से होता है? तो मैंने आप लोगों को बता चुका है, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ही दोस्तों पौधों में जल का संचरण ऊपर की ओर होता है, अर्थात पेड़ पौधों के सभी ऊपरी भागों में जल स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, इसमें आप लोगों से कहा गया है पौधों में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया से होता है? पौधों में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया से होता है? बाबू, आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर उपस्थित रहती हैं, और पेड़ पौधों के जड़ों में उपस्थित जो मूल रोम होते हैं और जो अंतिम छोर मूल टोप होते हैं, उनके माध्यम से ही जल का अवशोषण होता है, जल को अवशोषित किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि पौधों में जल का अवशोषण अर्थात पौधों में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया से होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, 6 का राइट आंसर होगा हमारा प्रसारण। क्या होगा? प्रसारण। यहाँ पर प्रसारण बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि मिट्टी के जल में उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं या जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं कि पेड़ पौधों के मूल रोम के द्वारा प्रवेश हो जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के जो मूल रोम होते हैं, जो मूल टोप होते हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं। किसके द्वारा? तो दोस्तों प्रसारण के द्वारा, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित जो आयन होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, आयन की बात करते हैं ना, ठीक है, जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता उच्च होती है, और पेड़ पौधों के मूल रोम में उपस्थित जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता कम होती है, अर्थात निम्न होती है। तो ये क्या करते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। प्रसारण हो और या फिर विसरण हो, उसमें क्या होता है, पदार्थ के कण या विलायक के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के जल में उपस्थित जो आयन होते हैं वो भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आगे बढ़कर पेड़ पौधों के मूल रोम में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर मूल टोप के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश कर जाते हैं ना, तो दोस्तों मिट्टी में उपस्थित जल की सांद्रता और पेड़ पौधों के मूल रोम में उपस्थित जो जल की सांद्रता है, दोनों में क्या होता है, दोनों में अंतर हो जाता है। जल की सांद्रता को समान करने के लिए, जल की सांद्रता को स्थिर करने के लिए पेड़ पौधों के मूल रोम के द्वारा जल घुस जाता है, जल प्रवेश कर जाता है। ठीक है, सांद्रता को समान करने के लिए मैंने इस पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोग मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। लिस्ट है मेरे चैनल पर, नाम लिखा हुआ है जय प्रक्रम। आप लोग चाहें तो स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि बिल्कुल भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए ये पेड़ पौधों के क्या है, रोम है, मूल रोम है, और मिट्टी है, और मिट्टी में उपस्थित जल है। तो जल के जो आयन होते हैं, ठीक है, जो आयन होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं वो क्या करते हैं कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रसारण क्रिया के द्वारा पेड़ पौधों के मूल रोम में प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें दोस्तों इसकी जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है और इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि जब आयन मूल रोम में प्रवेश कर जाते हैं तो इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, मूल रोम में उपस्थित आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है और मिट्टी में उपस्थित आयन की सांद्रता घट जाती है। तो सांद्रता को समान करने के लिए जो जल होता है वो क्या करता है, मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। बात आया समझ में? देखिए जितना सांद्रता के लिए जल चाहिए उतना जल मूल रोम में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उतना जल क्या होता है, मूल रोम में प्रवेश कर जाता है, और यही जल दोस्तों पेड़ पौधों के जीने के लिए आवश्यक होता है, और उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों जितना पेड़ पौधों के जड़ों के द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण किया जाता है, उतने जल का उपभोग बिल्कुल भी पेड़ पौधों के द्वारा नहीं किया जाता। दोस्तों यदि पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण 100% करते हैं, बात को समझना, यदि पेड़ पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण 100% करते हैं तो इस 100% में से केवल 2 या 3% ही
मैंने क्या बताया, 2 या 3% ही वो अपने प्रयोग के लिए करते हैं, ठीक है, अपने उपभोग के लिए करते हैं। बाकी के जो दोस्तों 87 नहीं, बाकी के जो 98 या 97% वाला जल होता है वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। मैंने क्या बताया, यदि पेड़ पौधे 100% जल का अवशोषण करते हैं तो उस जल में से केवल 2-3% जल ही पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होता है, उनके उपभोग के लिए जरूरी होता है। लेकिन बाकी के जो जल होते हैं उसका दोस्तों बाष्पोत्सर्जन हो जाता है पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा। किस रूप में, तो वर्ज्य पदार्थ के रूप में, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में, ठीक है। इतना गहराई से आप लोग समझना या जानना। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर के सवाल में आते हैं। 7 नंबर सवाल है, फ्लोएम का जीवित घटक कौन सा है? बाबू आप इसको विसरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रसारण को विसरण भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए विसरण में क्या होता है ना, विसरण में जो जल के कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रसारण में क्या होता है कि जब दोनों की सांद्रता सेम हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जब पेड़ पौधों के मूल रूप में उपस्थित जल की सांद्रता और मिट्टी के रिक्त स्थानों में उपस्थित जल की सांद्रता समान हो जाएगी तो बिल्कुल भी मिट्टी से जल मूल रूप में प्रवेश नहीं करेंगे। बात आया समझ में? इसी कारण अगर आप पेड़ पौधों के मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा जल डाल देते हैं तो उनके जड़ें सड़ जाते हैं या फिर मर जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जब जल मिल जाएगा ना तो जल तो खींचेगा ना, बिल्कुल भी। पेड़ पौधों का जो जल होगा, पेड़ पौधों की जो जड़ें होंगी, जो मूल रोम होंगे, वो तो जल को अब खींचेंगे नहीं, और ना खींच पाने के कारण उनके जड़ें बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं 7 नंबर में। इसमें कहा गया है फ्लोएम का जीवित घटक कौन सा है? फ्लोएम का जीवित घटक आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर 7 का यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छलनी नलिकाएं। छलनी नलिकाएं जो कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पहुंचाने का काम करती है, ठीक है, यानी कि भोजन को आगे बढ़ाने का काम करती है। कौन? तो छलनी नलिकाएं। फ्लोएम का जो छलनी नलिकाएं होती हैं, यही नलिकाएं दोस्तों जीवित होती है, क्योंकि इस नलिका में क्या होता है, इस नलिका में कोशिका होता है, कोशिकांग होते हैं और साथ ही केंद्रक भी होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। 8 नंबर सवाल में कहा गया है पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में हो सकता है? बताइए, पौधों में भोजन का परिवहन किस दिशा में हो सकता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों में भोजन बनता है, पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा भोजन बनाया जाता है और भोजन का संचयन पेड़ पौधों के पत्तियों में होता है। लेकिन भोजन की आवश्यकता पेड़ पौधों के सभी भागों को होती है, केवल पत्तियों को ही भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि पेड़ पौधों के संपूर्ण अंगों को ही, संपूर्ण भागों को ही भोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसके लिए जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि पेड़ पौधों के पत्तियों में संचित भोजन को सरकारा को क्या करता है कि पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। सभी भागों कहने का मतलब ऊपर भी पहुंचाने का काम करता है और नीचे भी पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि नीचे क्या है मिट्टी के अंदर, नीचे मिट्टी के अंदर तना, नीचे मिट्टी के अंदर जड़ है और ऊपर क्या है, यहाँ पर ये तना है, ये तना है। तो तना को भी चाहिए क्या? तो तना को भी चाहिए भोजन, और जो मिट्टी के अंदर जड़ है उन्हें भी क्या चाहिए? उन्हें भी चाहिए भोजन, और सभी जगह भोजन की आवश्यकता है। तो सभी जगह भोजन को पहुँचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम। तो आप समझ सकते हैं कि जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है कि भोजन का परिवहन दोनों तरफ करता है, दोनों तरफ, यानी कि पेड़ पौधों के नीचे भाग में और ऊपर भाग में, दोनों तरफ करता है, अर्थात सभी दिशाओं में करता है, ठीक है। आप सभी दिशाओं में बोल सकते हैं या दोनों दिशा में बोल सकते हैं, ऊपर दिशा और नीचे दिशा। लेकिन अगर हम बात करें पानी का, तो पानी का परिवहन केवल एक दिशा में होता है। किधर? तो नीचे से ऊपर की ओर। किधर? नीचे से ऊपर की ओर। जब नीचे से जल आगे बढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो बाबू जहाँ जहाँ जल की कमी होगी, तना में जल की कमी होगी तो तना में जल की पूर्ति हो जाएगी। आगे बढ़ेगा तो ऊपर में अगर शाखा में कमी होगी तो इधर शाखा में चला जाएगा, इधर शाखा है तो इधर शाखा में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि शाखा के साथ पत्ती होगा। शाखा के साथ कौन होगा? पत्ती होगा। अब पत्ती क्या करता है? पत्ती जल के बूंदों को खींचने का काम करता है, जल की बूंदों को आकर्षित करने का काम करता है, जिसके कारण जल की बूंदें पेड़ पौधों के सभी भागों में खींची चली जाती हैं। बात आया समझ में? चलिए यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो गया क्या? तो दोस्तों दोनों दिशाओं में याद रखेंगे, ठीक है। एको प्रश्न गलत नहीं होगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एको प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा होगा मेरा,
तो भी समझ में आएगा। आइए 9 नंबर में बात करते हैं। बोला गया है जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के साथ मिलकर संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि संवहनी ऊतक का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। पेड़ पौधों के शाखाओं में, पेड़ पौधों के जड़ों में, पेड़ पौधों के तनों में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो दोनों एक साथ होते हैं। और ये दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों एक साथ मिलकर दोस्तों संवहनी बंडल का निर्माण करते हैं, संवहनी ऊतक का निर्माण करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि संवहनी ऊतक किसके मिलने से बनता है, तो आप बताना जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक से। संवहन का मतलब होता है स्थानांतरण। संवहन का मतलब क्या होता है? संवहन का मतलब होता है स्थानांतरण। और आप जानते हैं दोस्तों कि जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही स्थानांतरण का काम करते हैं, अर्थात ये दोनों के दोनों परिवहन का काम करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल के कण या फिर भोजन के कण को पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए दोनों संवहनी ऊतक कहलाते हैं और इनके समूह को संवहनी बंडल कहा जाता है। तो राइट आंसर 9 का होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे संवहनी बंडल। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, मनुष्यों में हृदय का कार्य है। मनुष्यों में हृदय का कार्य क्या है? भोजन को पचाना? बिल्कुल भी नहीं, ये तो पाचन तंत्र का कार्य है। रक्त का परिवहन? बिल्कुल भी नहीं, ये तो दोस्तों परिसंचरण तंत्र का कार्य है। यानी कि रक्त का परिवहन करने का मतलब जो धमनी और शिरा है ना, उसका कार्य है, ना कि हृदय का कार्य है। हार्मोन बनाना, मूत्र बनाना? नहीं, हाँ ये होगा रक्त का परिवहन। बिना बाबू हृदय के रक्त का परिवहन होगा? आप ही बताओ। बिना हृदय के रक्त का परिवहन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब हृदय रक्त को पंप करता है ना, जब हृदय के कोष्ठक रक्त को ढकेलते हैं, तब जाके शिरा में रक्त प्रवेश करता है और धमनी में रक्त प्रवेश करता है और उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो पाता है। तो राइट आंसर होगा रक्त का परिवहन। रक्त का परिवहन का पूरा जो कार्य है वो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों वो होता है हृदय के द्वारा। हृदय के पास ही रक्त परिवहन का कंट्रोलर होता है। हृदय ही, जो हमारे शरीर का हृदय है, जो हार्ट है, वही रक्त के परिवहन की क्रिया को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे ना। चलिए 11 नंबर सवाल में आते हैं। तो पूछा गया है बाबू मनुष्यों के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? कक्ष कहने का मतलब कोष्ठक बाबू। हमारा हृदय होता है दिल के आकार का, ये हमारा हृदय हुआ ना। तो हृदय जो होता है हमारा वो आंतरिक रूप से 4 भागों में बटा होता है। हृदय का जो 2 चौड़े कोष्ठक होते हैं उन्हें कहा जाता है अलिंद। इसको बोलेंगे दयालिंद, इसको बोलेंगे बाया अलिंद। बात आया समझ में? नीचे वाले जो त्रिकोणी भाग होते हैं, जो तिनकोना भाग होते हैं, इन्हें कहा जाता है दोस्तों निलय। ये कहलाएगा दयानिलय और यह कहलाएगा बायानिलय। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मनुष्य के हृदय में टोटल कितने कक्ष हैं? तो टोटल 4 कक्ष हैं। जो कोष्ठक अलिंद वाला है, हृदय के जो अलिंद वाले कोष्ठक है ना, वो क्या करते हैं? रक्त को रखने का प्रयास करते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अशुद्ध रक्त होते हैं वो आता है अलिंद में ही, और हमारे फेफड़ों से आने वाले जितने भी शुद्ध रक्त होते हैं वो भी आता है अलिंद में ही। फर्क इतना है कि अशुद्ध रक्त आता है दाया अलिंद में और शुद्ध रक्त आता है बाया अलिंद में। बात है समझ में? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। एक को प्रश्न नहीं छूटेगा भैया। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल में कहा गया है बाबू हृदय के बाह्य निलय से कौन सी धमनी निकलती है? हृदय के बाह्य निलय से भैया हई है हृदय। अब बाह्य निलय बोला है तो बाह्य निलय है ना, है हई वाला बाह्य निलय है। हई तो दाया निलय है। ठीक है बाबू, जब दाया अलिंद ये वाला होगा तो दाया निलय भी यही वाला होगा। तो आपको बताना है कि हृदय के बाह्य निलय से कौन सी धमनी निकलती है। तो आप सभी को बाबू सबसे पहले ये देखना है कि बाया निलय में कौन सा रक्त आता है। तो बाबू देखिए बाया अलिंद में आता है शुद्ध रक्त। हमारे फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त हमारे हृदय के बाया अलिंद में प्रवेश करता है, और जब कपाट खुलते हैं, द्विदलीय जब कपाट खुलता है तो यह रक्त निलय में चला आता है। अर्थात बाया निलय में कौन सा रक्त आता है? तो दोस्तों बाया निलय में शुद्ध रक्त आता है। तो आपसे कहा गया है कौन सी धमनी निकलती है, तो दोस्तों यह शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा?
बाया निलय में आने वाला शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? बाया निलय में आने वाला शुद्ध रक्त हमारे शरीर के सभी अंगों में जाएगा, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में जाएगा और हमारे शरीर के सभी अंगों में, सभी कोशिकाओं में, सभी भागों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम किसके द्वारा प्रारंभ होता है? प्रारंभ, ठीक है। पहुंचाने का तो पूरा काम धमनी करता है, लेकिन प्रारंभ किसके द्वारा होता है? तो महाधमनी के द्वारा। याद रखना, महाधमनी, जो धमनी हृदय से जुड़ा होता है उसी को कहा जाता है महाधमनी। जो धमनी हृदय से जुड़ा होता है, जो सीरा हृदय से जुड़ा होता है उसे कहा जाता है महासीरा, या कह सकते हैं कि जो धमनी हृदय के काफ़ी निकट होता है उसे कहेंगे महाधमनी, और जो सीरा हृदय के काफ़ी निकट होता है उसे कहेंगे महासीरा। बस वो ज्वाइन नहीं होना चाहिए फेफड़ा से। अगर फेफड़ा से ज्वाइन होगा तो कहेंगे फुफ्फुसीरा, और फेफड़ा से ज्वाइन होगा धमनी तो उसे कहेंगे फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इतना गहराई से बता रहा हूँ। तो सही आंसर होगा आपका महाधमनी। क्या होगा? महाधमनी। नीचेवा से दोस्तों को पाइप लगा रहता है नीचेवा से, और यह पाइप रहता है लाल कलर का, मोटा रहता है, मोटा। इसी पाइप की सहायता से हमारे शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? तो महाधमनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग महाधमनी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर में आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 13 नंबर सवाल में आप लोगों से कहा गया है सिराओं में कौन सा बाल्ब होता है जो रक्त को वापस बहने से रोकता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सिरा में कौन सा बाल्ब होता है जो रक्त को वापस बहने से रोकता है, एक दलीय, द्विदलीय, त्रिदलीय या सेमिल्यूनर। तो सही आंसर 13 का क्या होगा? तो एक मार्गी बाल्ब है। एक मार्गी बाल्ब मतलब है दोस्तों, एक मार्गी बाल्ब कहने का मतलब है जो सिरा वाला मार्ग होता है ना, सिरा वाला मार्ग है, तो उसमें दोस्तों केवल बाल्ब लगे होते हैं, ठीक है। ये कपाट खुलते हैं, ये कपाट खुलते हैं, मतलब केवल इसमें एक ही फाटक होता है, एक फाटक, ठीक है। इसमें एक ही फाटक होता है। एक मार्गी कहने का मतलब एक फाटक वाला, ठीक है। ये जब खुलेगा ना, आप लोग समझना, जब ये फाटक खुलेगा तो जो रक्त होगा वो आगे की ओर आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर रक्त पीछे की ओर आना चाहेगा तो कपाट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? तो एक मार्गी बाल्ब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है बाबू। रक्त जो है वो दो चीज़ों से मिलने से बनता है। पहला दोस्तों, पहला है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। रक्त हमारा दो चीज़ों से मिलने से बनता है। पहला प्लाज्मा है और दूसरा रक्त कणिका है। पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं बाबू। जब प्लाज्मा के साथ रक्त कणिकाओं का समावेश होता है तभी जाकर रक्त का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं के द्वारा ही प्लाज्मा को लाल रंग की प्राप्ति होती है। प्लाज्मा का रंग होता है कैसा? रंगहीन या फिर हल्का पीला, लेकिन लाल हो जाता है किसकी सहायता से? तो रक्त कणिकाओं की सहायता से। रक्त कणिकाएं या फिर कह सकते हैं रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन? तो पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है रक्त पटिकाणु, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। तो ये तीनों होते हैं रक्त कणिकाएं। बात आया समझ में? तो रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा ये दोनों मिलकर ही रक्त का निर्माण करते हैं। आप लोगों से कहा गया है रक्त का द्रव भाग कौन है? तो दोस्तों रक्त का द्रव भाग होता है प्लाज्मा और रक्त का ठोस भाग होता है रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। तो राइट आंसर होगा प्लाज्मा, आप सब याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर केवल प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी रहेगा ना तो उसको लासिका कहेंगे, लासिका। केवल प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी रहेगा, आरबीसी बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लासिका कहेंगे, लासिका, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए हमारे जो बाबू परिवहन, देखिए आप लोगों को परिचालन माध्यम, जो हमारे परिचालन माध्यम होते हैं, कोई पूछेगा परिचालन माध्यम कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताना। परिचालन माध्यम हमारे शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रक्त और दूसरा है लसिका। परिचालन माध्यम के प्रकार 2 होते हैं, जिसमें पहला रक्त है और दूसरा है दोस्तों हमारा लसिका। याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगला प्रश्न है 15 नंबर में, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन कराना। हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम कौन करता है? तो दोस्तों लाल रक्त कोशिका ही करता है, अर्थात आरबीसी करता है,
कौन करता है? आरबीसी। और हमारे शरीर के कोशिकाओं में बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में बाबू श्वसन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे हृदय तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है? तो आरबीसी ही करता है। आप लोग याद रखिएगा, गैसों को ले जाने और गैसों को पुनः से वापस लाने का काम कौन करता है? तो आरबीसी। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे शरीर के कोशिकाओं से गैस को बाहर निकालकर उसे पहुंचा सके कहाँ? फेफड़ों तक। बिल्कुल भी क्षमता है ही नहीं किसी में, ठीक है, आरबीसी के अलावा। तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों देखिए, हमारे फेफड़ों से आना, देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। देखिए, जब हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जब हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन, फेफड़ों में क्या होते हैं? फेफड़ों में होते हैं दोस्तों कूपिकाएँ, ठीक है, जिसको एल्बोली कहा जाता है। एल्बोली के माध्यम से जब ऑक्सीजन निकलकर रक्त में प्रवेश करता है ना, तो रक्त में उपस्थित आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है, रक्त में उपस्थित आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन का प्रोटीन है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। एक हेमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है। 4 ऑक्सीजन याद रखिएगा, ठीक है, 4 ऑक्सीजन जोड़ने की क्षमता होती है, 4 ऑक्सीजन के अणु जोड़ने की क्षमता होती है। तो जब बाबू आरबीसी के प्रोटीन हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है तो क्या बनाएगा? बनाएगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और फिर यही ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचता है। और जब ऑक्सीजन रक्त से बाहर निकलकर कोशिका में जाता है, रक्त के माध्यम से, रक्त से होते हुए जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिका में प्रवेश करता है, तो फिर वहाँ से बाबू क्या होता है? वहाँ से हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ठीक है, क्या करता है? छोड़ देता है, यानी कि डीऑक्सी हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता। बहुत गहरा ये पढ़ना पड़ेगा तब बुझाएगा। अब फिर कोशिका से जो कोशिका में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पुनः से क्या होगा? रक्त में ढुक जाएगा। कोशिका में बनने वाला जो वर्ज्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करेगा कि कोशिका से बाहर निकलकर रक्त में घुस जाएगा। अब जब रक्त में घुस जाएगा तो आरबीसी के जो प्रोटीन हेमोग्लोबिन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़ लेगा, जोड़कर बनाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। अब फिर बाबू आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर यही कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन हमारे हृदय तक पहुंचता है। और हृदय क्या करता है? इस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन वाले रक्त को फेफड़ों में भेज देता है ताकि इसका शुद्धिकरण हो सके, यह शुद्ध हो सके। चलिए, बहुत मैं आप लोगों को गहराई से बता रहा हूँ। यहाँ पर राइट आंसर 15 का हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए फटाफट 16 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य हमारे शरीर के जितने भी जीवाणु होते हैं, भोजन के कारण या श्वसन क्रिया के कारण आने वाले जो हमारे शरीर के खराब कीटाणु होते हैं, जो हमारे शरीर के रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, उन्हें नष्ट करना, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर को संक्रमण से बचाना, हमारे शरीर को रोगों से बचाना, यही काम है किसका? तो डब्ल्यूबीसी का। तो राइट आंसर होगा संक्रमण से बचाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डब्ल्यूबीसी का भोजन है जीवाणु, जीवाणुओं को खाकर क्या करते हैं? वो नष्ट कर देते हैं। 17 नंबर के सवाल में आए तो कहा गया है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य बताना है दोस्तों। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है रक्त को थक्का बनाना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। जब किसी कारणवश या किसी घटना के कारण अगर दोस्तों धमनी या सिरा फट जाता है, ठीक है, धमनी या सिरा क्या है? वो पाइप की तरह है, पाइप की तरह। देखिए जैसे कि पानी का पाइप है, वो बीच से फट गया, तो आप क्या करते हैं? उसके ऊपर आप टेप साट देते हैं या गोंद साट देते हैं, तो फिर उससे पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता। अगर पाइप फूट जाए बीच में कहीं से, पानी का पाइप अगर बीच में कहीं से भी फूट जाए तो उससे पानी बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारे शरीर के अगर धमनी या सिरा कहीं से फट जाए, कहीं से अगर कट जाए, तो वहाँ से रक्त शुरू हो जाता है बहने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रक्त बहने लग जाता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप पाइप को, ठीक है, पानी वाले पाइप को तो आप बंद कर दीजिएगा टेप से, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो धमनी और सिरा वाला जो पाइप है उसे कैसे बंद कीजिएगा? हमारे शरीर के अंदर जो धमनी और सिरा वाली नलिकाएं हैं, अगर वो फट जाए तो उसे आप कैसे बंद करोगे? तो उसे आपको बंद करने के लिए कुछ करना नहीं है, बल्कि बंद कौन करता है? प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स यही बंद कर देता है। प्लेटलेट्स के कण क्या करते हैं कि जो फटा हुआ भाग है ना, देखना बाबू,
जो ये फटा हुआ भाग है इसी पर आकर चिपक जाते हैं। कौन? तो प्लेटलेट्स के कण यानी कि रक्त पट्टिकाणु यहीं पर आकर चिपक जाते हैं और चिपक कर इस छिद्र को बंद कर देते हैं और फिर रक्त का जो बहाना है वो रुक जाता है। रक्त बिल्कुल भी इस छिद्र से बाहर नहीं बहता और उसका परिवहन आगे की ओर होने लग जाता है। इसी क्रिया को रक्त का थकीकरण कहते हैं। तो कहा गया है प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य है तो रक्त का थका जमाना। 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर में दोस्तों, मानव हृदय में किस प्रकार का परिसंचरण होता है? द्विव परिसंचरण तंत्र याद रखेंगे। मानव हृदय में द्विव परिसंचरण तंत्र होता है यानी कि हमारे शरीर के हृदय से 2 बार रक्त को होकर गुजरना पड़ता है, एक बार शुद्ध रक्त के रूप में और एक बार अशुद्ध रक्त के रूप में। इसलिए हमारे शरीर के परिसंचरण तंत्र को द्विव परिसंचरण तंत्र कहा जाता है या फिर दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित परिसंचरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर के सवाल में आए तो कहा गया है खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है? मनुष्य में बंद, मछली में बंद, कीट, उभयचर। बताओ 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर होगा कीटों में। कीटों में खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कीट में जैसे कि बाबू, कीट में जैसे कि आपका हो जाएगा तेलचट्टा या हो जाएगा बाबू टिड्डा। टिड्डा जो पतंग होता है, कीट पतंग, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर में, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर कौन है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या होगा? एसे नोड। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो आप ये हृदय देख रहे हैं ना, तो हृदय का जो आप दया अलिंद देख रहे हैं, इसी दया अलिंद के भीति में है, नीचे वाला भीतिया में देखो, है मान के चलते हैं बाबू, हई हृदय है, हई हृदय ना, हई है अलिंद, हई है अलिंद। तो हई भीतिया में, जब भीतिया में एगो बाबू रहता है क्या? एगो रहता है नोड, ठीक है, एगो विद्युत आवेग रहता है, यहीं से विद्युत उत्पन्न होता है, यहीं से विद्युत की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण हृदय में संकुचन होता है और थितलन होता है। तो कहा गया है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो एसे नोड। यहाँ पर जो होता है उसको कहेंगे एसे नोड। मतलब हृदय के अलिंद में जो बाबू उपस्थित रहता है पेसमेकर, उसे कहा जाता है एसे नोड। और हृदय के निलय वाले भाग में, ठीक है, हृदय के निलय की भीति में, निलय का भीति कौन है? देखिए निलय का भीति, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे निलय भीति। निलय भीति ना, इसको निलय भीति बोलेंगे। इस भीति को बोलेंगे अलिंद निलय भीति, इसको बोलेंगे अलिंद निलय भीति, इसको बोलेंगे केवल निलय भीति। तो निलय भीति में भी बाबू क्या होता है? एगो विद्युत आवेग होता है जिसको ए बी नोड कहा जाता है। तो इसको कहेंगे ए बी नोड, इसको कहेंगे एसे नोड, याद रखेंगे। इसको अलिंद निलय घुंडी कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग निलय अलिंद घुंडी, इसको अलिंद निलय घुंडी कहेंगे, अलिंद निलय घुंडी कहेंगे। इसको कहेंगे, इसको अलिंद नीले घुंडी कहेंगे, इसको सीरा अलिंद घुंडी कहेंगे, सीरा अलिंद घुंडी, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? सीरा अलिंद घुंडी, क्योंकि बाबू दया अलिंद में रक्त आता है सीरा से, यहाँ से रक्त आकर प्रवेश करता है कहाँ? तो नीलय में। नीलय में कौन सा रक्त होता है? तो दोस्तों नीलय में जो रक्त होता है वो होता है अशुद्ध, और अशुद्ध रक्त होता है। और यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं क्या? तो इसको बोल सकते हैं सीरा अलिंद घुंडी, ऐसे, क्योंकि बाबू हमारा जो अलिंद होता है वो जुड़ा होता है किससे? तो सीरा से, इसलिए हम सीरा अलिंद घुंडी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहीं से विद्युत की उत्पत्ति होती है। और हृदय के देखो, ये जो आप नीले देख रहे हैं, नीले, इन सभी भागों में क्या होता है? हृदय के नीले वाले भागों में दोस्तों होता है, जानते हैं, होता है बाबू पतला पतला होता है, पतला पतला धारी जैसा, उसको क्या तो बोलते हैं हम लोग, उसको बाबू बोला जाता है, शायद हम भूल रहे हैं का, तो उसको कहा जाता है तंत्रिका तंतु। सब तंत्रिका फैला रहता है, सब तंत्रिका तंतु, इसको क्या तो कहा जाता है बाबू, शायद हम भूल रहे हैं, उसको क्या तो कहा जाता है, पता ना क्या कहा जाता है, भूल रहे हैं। पेड़ के शाखा जैसा रहता है, पेड़ के शाखा जैसा ना, ऐसे ऐसे पेड़ के शाखा जैसा रहता है, ठीक है। तो इसी के द्वारा निलय में कंपन उत्पन्न होता है, हृदय के निलय में,
हृदय के नीले वाले भाग में कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होने के कारण ही जो नीले होता है वो संकुचित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है भूल रहे हैं जी, उसको क्या तो कहा जाता है, नमो साला याद है लेकिन साला भुला रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए परकिंजे के तंतु, देखिए इसमें लिखा हुआ है ना परकिंजी तंतु। परकिंजे के तंतु कहते हैं बाबू, परकिंजे के तंतु पतला पतला धार जैसा होता है ना, परकिंजे के तंतु। आगे बात करते हैं 21 नंबर में। इसमें कहा गया है मानव रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। मानव रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका का नाम बताना है। तो 21 का राइट आंसर होगा हमारा आरबीसी। मानव रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका है आरबीसी। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी की संख्या की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, याद रखेंगे ना। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुँचाना है। तो अगर आरबीसी की संख्या ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा तो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक बिल्कुल भी ऑक्सीजन फटाफट नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है बाबू कि अगर हमारे शरीर के रक्त में आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन ना हो तो रक्त के साथ ऑक्सीजन को हमारे सर से अंगूठे तक पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, यानी कि दोस्तों 90 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, 90 दिन से भी ज़्यादा। ठीक है, ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है। 22 नंबर सवाल है आरबीसी का जीवन काल औसतन कितना होता है। हाँ, सब याद कर लोगे ना तो आप लोगों का जितना सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, रेलवे का एग्जाम होगा, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैं गहराई से बता रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, पूरा आप लोगों का दोस्तों मैट्रिक के आगे का भी पूरा आप लोगों का मजबूत हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल औसतन कितना होता है तो याद रखेंगे 120 दिन। 120 दिन होता है जी, याद रखेंगे। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, उसके बाद आरबीसी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर के सवाल में कहा गया है बाबू मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है। आप सभी को बताना है कि मनुष्य के शरीर के रक्त की मात्रा, जितने हमारे शरीर में रक्त की मात्रा है उस मात्रा, जितने भी हमारे शरीर में रक्त की मात्रा है बाबू उसकी मात्रा शरीर के कुल भार का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7%। जितना हमारा शरीर का भार है उसके भार के 7% के बराबर हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होती है, खून की मात्रा होती है। 24 नंबर सवाल है बाबू रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। तो सही आंसर 24 का होगा बाबू हमारा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 नंबर के सवाल में लासिका का रंग सामान्यतः कैसा होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया होगा अगर प्लाज्मा के साथ बिल्कुल भी आरबीसी ना रहे तो जैसा प्लाज्मा का रंग होता है वैसा ही लासिका का भी रंग होगा। प्लाज्मा होता है कैसा, रंगहीन और हल्का पीला कलर का, बस ऐसा ही होता है लासिका। ये भी होता है हल्का रंगहीन या फिर हल्का पीला, रंगहीन होता है या फिर हल्का पीला कलर का होता है। कौन तो लासिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हल्का पीला सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब रंगहीन बाबू, सफ़ेद का कोई रंग नहीं होता ना, उसको रंगहीन ही बोलते हैं। 26 नंबर सवाल में बढ़ें तो कहा गया है लासिका का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। लासिका का मुख्य कार्य क्या है, लासिका का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो लासिका का मुख्य कार्य है कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके, कोशिकाओं के, दो कोशिकाओं के बीचों बीच प्रवेश करके ऑक्सीजन पहुंचाना और जो हार्मोन्स है, जो पोषक तत्व है उसे पहुंचाना और कोशिका में उपस्थित जो भी वर्ज्य पदार्थ है उसे पुनः से कोशिकाओं से लेकर उसे बाबू कहाँ पहुंचाना, तो रक्त में पहुंचा देना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 का हमारा, यहाँ पर 26 का होगा बासा का परिवहन। बासा का परिवहन आप सभी याद रखेंगे ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है लासिका तंत्र का एक प्रमुख अंग कौन है। लासिका तंत्र का बाबू, लासिका तंत्र कहने का मतलब है जो भी अंग, जो भी भाग एक दूसरे के साथ मिलकर लासिका तंत्र का निर्माण करते हैं उसी को लासिका तंत्र निर्माण करते हैं, वही लासिका तंत्र कहलाता है। जो अंग, जो भी भाग एक दूसरे के साथ मिलकर लासिका तंत्र बनाते हैं उनको लासिका तंत्र का भाग कहते हैं। अब उनके मिलने से जो तंत्र बनता है उसे लासिका तंत्र कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी पलिहा। ठीक है, स्प्लीन, पलिहा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा
स्प्लीन। यही बाबू स्प्लीन ही एक प्रमुख अंग है किसका, तो लसिका तंत्र का। लसिका तंत्र में बाबू लसिका वाहिका होता है, लसिका वाहिनिकाएँ होते हैं, और लसिका वाहिनिकाएँ, लसिका वाहिका और ये सभी मिलकर क्या करते हैं, लसिका तंत्र का निर्माण करते हैं। 28 नंबर सवाल है, मनुष्य में कौन सी रक्त वाहिका शुद्ध रक्त हृदय से बाहर ले जाती है। मनुष्य में उस रक्त वाहिका का नाम बताना है जो शुद्ध रक्त हृदय से बाहर ले जाती है। फेफड़ा से हृदय तक ना, फेफड़ा से हृदय तक बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है, पूछा गया है हृदय से बाहर ले जाती है, शुद्ध रक्त को हृदय से हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। तो धमनी, आर्टरी, धमनी होगा ना। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, फुफ्फुसी धमनी में कौन सा रक्त बहता है। फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त, याद रखिएगा। ऐसे तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। दाया निलय से जो रक्त होता है वो किस में प्रवेश करता है, दाया निलय से रक्त फुफ्फुस धमनी में प्रवेश करता है। यह धमनी रक्त को अर्थात अशुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचा देता है, तो बाबू फेफड़ों के पास पहुँचा देता है, और वहीं पर इस रक्त का शुद्धिकरण होता है। फिर जब शुद्धिकरण हो जाएगा, यह रक्त शुद्ध हो जाएगा, तो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हृदय तक पहुँचेगा। ऐसे तो शिरा अशुद्ध रक्त का संचार करता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा क्या करता है कि शुद्ध रक्त का संचार करता है। कहाँ तक, तो केवल हृदय तक। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी। 30 नंबर सवाल है, किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं में रक्तचाप सबसे अधिक होता है, बताइए। किस प्रकार की रक्त वाहिकाओं में रक्तचाप सबसे अधिक होता है, आपको यही बताना है। तो रक्तचाप सबसे अधिक, तो भैया धमनी, धमनी में रक्तचाप सबसे अधिक होता है, अर्थात रक्त पर दबाव, रक्त पर दबाव, रक्तचाप मतलब रक्त पर दबाव, रक्त पर दबाव बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। दबाव इसलिए होता है क्योंकि धमनी में ही जो हमारा हृदय है वो क्या करता है, रक्त को भेजता है। बाबू देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, हाई है बाबू हमारा बाया अलिंद, बाया अलिंद में रहता है शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त जब बाया निलय में प्रवेश करेगा तो यह रक्त किस में जाएगा, तो दोस्तों यह रक्त जाएगा हमारे धमनी में। तो धमनी में क्या होता है, धमनी में दोस्तों यह रक्त प्रवेश करता है किसके कारण, तो हृदय के निलय के संकुचन के कारण। जब हृदय का निलय वाला भाग संकुचित होता है तो संकुचित से क्या होता है कि रक्त पर दबाव पड़ता है, रक्त पर दबाव पड़ने से रक्त क्या होगा, रक्त धमनी में प्रवेश कर जाएगा। बात है समझ में, दोनों संकुचित होता है। देखो 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 ध्यान से, जब संकुचन होगा ना हृदय के निलय में तो दोनों संकुचित होगा, ये भी निलय संकुचित होगा और ये भी निलय संकुचित होगा। तो जब हई संकुचित होगा, हई वाला भगवा संकुचित होगा तो इसका रक्त चला आएगा महाधमनी में, और हई जब संकुचित होगा तो इसका रक्त चला जाएगा किस में, तो इसका रक्त चला जाएगा फुफ्फुस धमनी में। इसमें होता है फुफ्फुस धमनी। निलय में कौन सा बाबू रहता है, पाइप, निलय में पाइप रहता है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त चला जाता है। तो दोनों तो धमनी हुआ, नीचे भी महाधमनी है और ऊपर भी फुफ्फुस धमनी है, दोनों धमनी है। तो धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत ही तेजी से होता है, क्योंकि रक्त पर हृदय के निलय के द्वारा दबाव डाला जाता है। दबाव डालने के कारण ही रक्त का संचार काफी तेज गति से होता है, इसलिए सही आंसर यहाँ पर धमनी होगा। धमनी में रक्त का चाप बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 31 नंबर सवाल है, मानव हृदय में सेमील्यूनर बाल्ब कहाँ स्थित होता है। सेमील्यूनर बाल्ब मानव हृदय में कहाँ स्थित होता है, मानव हृदय में पूछा है जी। तो राइट आंसर 31 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी के प्रारंभ में। कहाँ पर, महाधमनी और फुफ्फुसीय धमनी के प्रारंभ में सेमील्यूनर बाल्ब उपस्थित रहते हैं, याद रखेंगे ना। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर 32 नंबर सवाल है, किस जीव में एकल परिसंचरण पाया जाता है, केवल एकल परिसंचरण, द्वि परिसंचरण नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली। मछली में एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बाबू, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है, भोजन,
ठीक है, भोजन है ना तो फ्लोएम। फ से क्या बनेगा, फूड बनेगा। फ से क्या बनेगा मुन्ना, फूड बनेगा। तो फूड यानी कि भोजन, तो फए से फूड, फए से फ्लोएम, याद रखिएगा। फ्लोएम ऊतक के द्वारा पौधों के सभी भागों में, सभी अंगों में भोजन का स्थानांतरण होता है। किस रूप में, तो शर्करा के रूप में, यानी कि बाबू द्रव्य रूप में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर के सवाल में, जाइलम वाहिकाएं किन कोशिकाओं से बनी होती है। जाइलम वाहिकाएं किन कोशिकाओं से बनी होती है, तो राइट आंसर 34 का होगा मृत लंबी कोशिकाएं। मृत लंबी कोशिकाओं से बनी होती है। जब कोशिकाएं मर जाती है तो जाइलम ऊतक के बीच में खाली स्थान उपलब्ध होता है और इसी खाली स्थान से जल का स्थानांतरण होता है। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण की दर किस स्थिति में अधिक होती है। बाबू कहा गया है पौधों की जड़ों द्वारा जल अवशोषण की दर, जल खींचने की दर, मिट्टी से जल को अवशोषित करने की दर किस स्थिति में अधिक होती है। तो याद रखिएगा, जितना तेजी से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी, जितना तेजी से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी उतना ही तेजी से मिट्टी से जल का अवशोषण भी होगा। अर्थात उतना ही तेजी से जो जल का स्थानांतरण होगा वो पेड़ पौधों के सभी भागों में होगा। अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी तो जल का स्थानांतरण भी पेड़ पौधों के सभी भागों में धीरे धीरे होगा। अगर बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जल का स्थानांतरण पेड़ पौधों के सभी भागों में नहीं होगा। बताया समझ में आप लोगों को। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सब याद रखेंगे। दिन में, दिन के दोपहर में, दोपहर में क्या होता है, दिन के दोपहर में, दिन के दोपहर में सूर्य का तापमान काफ़ी तेज होता है और तापमान तेज होने के कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया काफ़ी तेजी से होती है। अर्थात जल का तापमान जब बढ़ जाता है तो जल बाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है और जब एक एक बूंद बाहर निकलते जाते हैं और पीछे बाबू वो बल देता है अगले बूंद को, तो वो भी बूंद आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस प्रकार से गति तेज हो जाती है। याद रखिएगा, दिन में दोपहर के समय, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन दिन में ही होगा। तापमान कब रहेगा, तो दिन में ही रहेगा। सूर्य का तापमान दिन में ही रहता है, याद रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर सवाल है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की अधिकतम मात्रा कहाँ से होती है। तो भैया पत्ती से। पत्ती में ही नष्टमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, आप ही बताइए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि तना से भी होता है लेकिन पत्ती से सबसे ज़्यादा होता है ना। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। 37 नंबर सवाल है बाबू, पौधों में बाष्पोत्सर्जन का मापन किस उपकरण से किया जाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन का मापन किस उपकरण से किया जाता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए जो उपकरण अपनाया जाता है उसका नाम बताना है। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर होगा हमारा बाबू, यहाँ पर 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर। क्या होगा जी, पोटोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल है बाबू, पौधों में भोजन का नीचे की ओर परिवहन किसके कारण होता है। पौधों में भोजन का नीचे की ओर परिवहन किसके कारण होता है। तो फ्लोएम में दाब प्रवणता के कारण। किसके द्वारा, फ्लोएम में दाब प्रवणता के कारण। बाबू सुनना, जिस क्षेत्र में सांद्रता कम होती है, जिस क्षेत्र में सांद्रता कम होती है उस क्षेत्र में भोजन चला जाता है। जिस क्षेत्र में सांद्रता अधिक होती है वहाँ भोजन नहीं जाता। जहाँ जहाँ सांद्रता कम होती है वहाँ वहाँ भोजन पहुँचता है ऑटोमेटिक ही। इस प्रकार से पेड़ पौधों के सभी भागों तक भोजन चला जाता है। जहाँ जहाँ पर सांद्रता कम होगी वहाँ वहाँ पर भोजन चला जाएगा स्थानांतरण के द्वारा। ठीक है, किसकी सहायता से, तो फ्लोएम की सहायता से। 39 नंबर सवाल में आए तो कहा गया है, पौधों में जल का पार्श्व परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का पार्श्व परिवहन किसके द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। 39 का राइट आंसर होगा हमारा जाइलम पार्श्व परिवहन। पार्श्व बोला है ना, पार्श्व बोला है ना, पार्श्व बोला है, पार्श्व बोला है तो जाइलम पैरेन्काइमा होगा, जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा। ठीक है, जाइलम कोशिकाओं के द्वारा पौधों में जल का पार्श्व परिवहन होता है जाइलम पैरेन्काइमा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है, जड़ों के मूल दाब किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सक्रिय परिवहन द्वारा आयनों के प्रवेश के कारण। बाबू जब सक्रिय परिवहन के द्वारा आयन पेड़ पौधों के मूल में प्रवेश कर जाते हैं, मूल टॉप में घुस जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है। तो बाबू इसके कारण बाबू सांद्रता में कमी आ जाता है, सांद्रता में अंतर आ जाता है। अंतर को समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल कहाँ चले जाते हैं। तो बाबू मिट्टी से जो जल है वो पेड़ पौधों के मूल रोम में चले जाते हैं।
प्रवेश कर जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 40 का। चलिए अब लास्ट हमारे पास 10 क्वेश्चन और हैं। 41 नंबर सवाल है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है? हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य भैया किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर 41 का हो जाएगा हमारा धमनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि मैंने बता भी चुका है। अगला प्रश्न है, रक्त वाहिकाओं में सबसे पतली दीवार किसकी होती है? तो भैया केशिका की। रक्त वाहिकाओं में सबसे पतली दीवार, चाहे वो केशिका धमनी का हो, चाहे वो केशिका शिरा का हो, सबसे पतला दीवार होता है केशिका का। केशिका की दीवार कैसी होती है? तो अर्धपारगमय होती है। अर्धपारगमय कहने का मतलब इस दीवार से होकर भोजन के कण या फिर पोषक तत्व या फिर हार्मोन्स या फिर दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी या अनुपयोगी गैस हैं वो अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। लसिका वाहिका का नहीं होता है, लेकिन लसिका वाहिनिकाओं का होता है। वाहिनिकाएं दिया रहेगा ना तब हो जाएगा, लेकिन वाहिका दिया है। 43 नंबर सवाल होगा, मनुष्य के हृदय की धड़कन समान रूप से प्रति मिनट कितनी होती है? 72 बार, 60 से 72 बार। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार होता है। अगर रोगियाई होगा तो 72 से कम होगा या 72 से ज़्यादा होगा। राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। एक हृदय धड़कन कब बनता है? एक थिथिलन और एक संकुचन। देखिए, एक थिथिलन और एक संकुचन मिलकर एक धड़कन बनता है, एक धड़कन। और 72 बार जब ये धड़कता है तो उसको कहा जाता है क्या? तो 1 मिनट में धड़कने वाला धड़कन की संख्या। अगला है 44 नंबर में, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन कार्य करता है? तो फाइब्रोनोजेन, जो कि प्लाज्मा में होता है बाबू। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रोनोजेन। ठीक ना, याद रखिएगा, फाइब्रोनोजेन यही दोस्तों कार्य करता है। क्या करने का? तो रक्त का थक्का जमाने का। रक्त का थक्का जमाने में यह दोस्तों सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। या अगर नहीं हो तो बिल्कुल भी जो हमारे सीरा या धमनी के जो पाइप फट जाते हैं ना, जो छिद्र हो जाते हैं, वो नहीं भर पाएंगे, बंद नहीं हो पाएंगे। 45 नंबर सवाल है, 45 नंबर सवाल है, मनुष्य में रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? मनुष्य में रक्तचाप को किस इकाई में मापा जाता है, किस मात्रक में मापा जाता है बाबू? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिलीमीटर Hg, यानी कि मिलीमीटर दोस्तों पारा में मापा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, उच्च रक्तचाप को चिकित्सा भाषा में क्या कहते हैं? डॉक्टर की भाषा में उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तचाप को देखिए, सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। ठीक है, यह होता है कब? जब निलय में संकुचन होगा ना तो 120 रहेगा, और जब निलय में थितलन होगा तो हमारे धमनियों में रक्त का प्रवाह होगा 80। ठीक है, रक्त दाब होगा 80 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर Hg को बोलते हैं पारा। ठीक है, Hg को पारा बोलते हैं। और उसको क्या तो कहा जाता है, मरकरी भी बोलते हैं, उसको मरकरी भी बोलते हैं। जब हृदय के निलय में बाबू संकुचन नहीं होगा तो हमारे धमनियों में रक्त का प्रवाह 80 मिलीमीटर से प्रवाह होगा, यानी कि रक्त का दबाव 80 मिलीमीटर होगा। और जब हृदय के निलय में संकुचन होगा तो हमारे शरीर के सभी धमनियों में रक्त का प्रवाह 120 मिलीमीटर पारा के प्रवाह से प्रवाहित होगा, अर्थात दबाव 120 मिलीमीटर होगा, याद रखिएगा। 120 से ज़्यादा होगा ना, 120 से ज़्यादा जब हो जाएगा दबाव रक्त का, जब 120 से ज़्यादा दबाव हो जाएगा रक्त का हमारे धमनी के दीवारों पर, तो उसे कहा जाएगा उच्च रक्तचाप। ठीक है, उच्च रक्तचाप, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब 80 से कम हो जाएगा ना, 80 से कम रक्त का दबाव हमारे शरीर के धमनियों में, धमनी के भित्तियों पर, धमनी के दीवारों में जब रक्त का दबाव 80 से कम हो जाएगा तो उसको कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन, याद रखिएगा, हाइपोटेंशन। पूछेगा निम्न रक्तचाप को चिकित्सा भाषा में क्या कहते हैं, तो आप बताना हाइपोटेंशन। 46 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर सवाल है, वह यंत्र जिससे रक्तचाप मापा जाता है क्या कहलाता है? बताइए। जिस यंत्र से रक्तचाप अर्थात रक्त दाब मापा जाता है उसे कहते हैं स्फैग्नोमीटर। क्या कहते हैं? स्फैग्नोमीटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल में कहा गया है, पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार का होता है? सक्रिय। पौधों में जल का परिवहन सक्रिय परिवहन होता है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पौधों में जल का परिवहन किस प्रकार का होता है? निष्क्रिय।
निष्क्रिय होगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरे पौधा कुछ करता कहाँ है जी, पौधा कुछ कहाँ करता है, मूल रोम है मिट्टी में, तो क्या करता है कि क्या करता है कि जलवा उठा के अपने अंदर घुसा लेता है। पेड़ पौधों के जो मूल रोम होते हैं, पेड़ पौधों के जो जड़े होते हैं, जड़े में उपस्थित जो मूल रोम होते हैं, वो जल को क्या करते हैं कि हाथे से खींच लेते हैं ना जो जल होते हैं वो ऑटोमेटिक ही पेड़ पौधों के मूल रोम में चले जाते हैं सांद्रता में अंतर आने के कारण। ठीक है, तो ये क्रिया होता है निष्क्रिय। लेकिन भोजन का जो परिवहन होता है वो होता है बाबू सक्रिय। ठीक है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बताया समझ में। जिसमें जो बाबू परिवहन सक्रिय होगा, जो परिवहन सक्रिय होगा उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। भोजन पहुंचाने वाला जो परिवहन है वो होता है ऊर्जा के कारण, अर्थात वह सक्रिय प्रक्रिया है तो उसमें ऊर्जा लगेगा। आज जो जल का स्थानांतरण है वो निष्क्रिय परिवहन है, उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पेड़ पौधा तो कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है, कार्य नीचे से जल कर रहा है और ऊपर से बाष्पोत्सर्जन कर रहा है, बाष्पोत्सर्जन याद रखेंगे। 49 नंबर सवाल में है, फलोया में भोजन का परिवहन किस प्रकार का होता है। फलोया में भोजन का परिवहन सक्रिय, सक्रिय होगा तो ऊर्जा लगेगा, याद रखना। सक्रिय परिवहन यानी कि फलोया में भोजन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन जाइलम में जल के स्थानांतरण के लिए, जल के परिवहन के लिए बिल्कुल भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर सवाल है, पौधों में भोजन परिवहन की दिशा किस पर निर्भर करती है। पौधों में भोजन परिवहन की दिशा जो है वो स्रोत और भंडार स्थल पर निर्भर करती है, स्रोत और भंडार स्थल पर निर्भर करती है। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जहाँ पर भोजन बना है वो, जैसे ना दोस्तों भोजन पेड़ पौधों के सभी भागों में जाएगा। हमारा भोजन कहाँ बनता है, हमारा भोजन दोस्तों घर के किचन में बनता है, तो घर के किचन से ही ना सारा भोजन, घर के किचन से ही ना सभी रूम में भोजन पहुँचेगा। जिस जिस रूम में लोग रह रहे हैं तो किचन से ना सारा भोजन जाएगा सभी रूमों में, आप ही बताइए। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों पेड़ पौधों का रसोई घर कौन है, पेड़ पौधों का रसोई घर पेड़ पौधों की पत्तियां हैं। पेड़ पौधों के रसोई घर में पेड़ पौधों के पत्तियों में जब भोजन बनता है तो वहीं से भोजन को लिया जाता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा उसे लिया जाता है और पेड़ पौधों के उन भागों तक पहुंचाया जाता है जहां पर भोजन की आवश्यकता है, जहां पर भोजन की कमी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर टोटल 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपने बिल्कुल भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर से आप सभी सब्सक्राइब करके आप शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोगों की वजह से ही हम दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप मदद नहीं कीजिएगा, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और एक दिन दोस्तों हो सकता है कि भरोसा टूटेगा मेरा अगर काम करने से, तो हम वीडियो ना भी बना पाएँ। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग परिवहन वाले चैप्टर से संबंधित पार्ट 2 वाले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में। नमस्कार।